गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, इससे पहले हम वर्ण, हिंदी व्याकरण का जो मूल आधार, उसके बारे में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्वर का विभाजन। हमें ये तो पता है कि स्वर 11 होते हैं हिंदी में, लेकिन किस किस आधार पर हम उसका विभाजन करते हैं, कितने कितने प्रकार से उसको बांटा जाता है, इसका हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ लापरवाही कर जाते हैं। बस खाली क्या पढ़ते हैं कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अधिकतर कक्षाओं में भी यही आता है, लेकिन कई ऐसे स्तर हैं जिनके आधार पर हम स्वरों का जो वर्गीकरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। इन सभी बातों का जो है हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपसे साझा करेंगे। देखिए, जो स्वर हैं ये सभी को पता है कि कहते किसको हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो आजाद हैं ना, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे स्वर। अब स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक, इतनी बात आप सबको पता है। अब जो मैं किस किस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, इनका विभाजन कर सकते हैं, उस पर हम आज यहां बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर का जो विभाजन है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है हमारा मूल स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है संध्या स्वर। ये दो प्रकार से हम इसका विभाजन यहां पर कर सकते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर क्या होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न कि मूल स्वर कितने होते हैं। चाहे आप संस्कृत के विद्यार्थी हों, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हों, हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जो मूल स्वर हैं वो कितने होते हैं। वो 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर होते हैं, ये इनको हम मूल स्वर कहते हैं। यानी इनकी जो उत्पत्ति है ना, बिना किसी की मदद के है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी जो उत्पत्ति हुई ना, इसमें किसी दूसरे वर्ण का योगदान नहीं है। ये अपने आप में ही पूर्ण है, मूल है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अब दूसरे जो संध्या स्वर हैं ये होते हैं 7। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये जो 7 स्वर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? संध्या स्वर। अगर हम करना चाहें इनका विभाजन कर सकते हैं, इनका भी आगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे एक हो गया हमारा दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। मिश्रित स्वर। ठीक, अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और उ। ये जो 3 हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और संयुक्त स्वर यानी दीर्घ क्यों? ये अपने आप में जैसे समान अक्षर भी बोलते हैं, जैसे अ है और अ है, इसका क्या बन जाता है? आ बन जाएगा, है ना। ई और ई से ई बन जाता है, उ से उ। ये हम जब संधि पढ़ेंगे हम वहां पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार पूर्वक इस बात की। तो ये जो है इनका अपने ही समान अक्षर से इनका जो संयोग होने पर ये बनते हैं। लेकिन जो मिश्रित है
जो मिश्रित स्वर हैं ये अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं कौन कौन से वो समझिए। पहले देखिए ए, आई, ओ और औ, ये जो 4 स्वर हैं इनको हम मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं या संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हैं ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। अगर हमें ए बनाना है तो कैसे बनेगा ये? अ घन ई, तब क्या बन जाएगा हमारा? ए बन जाता है। अलग अलग हैं दोनों स्वर और उनसे क्या बन गया? हमारा ए बन गया। इसलिए हमने क्या कह दिया इसको? मिश्रित स्वर, मिला हुआ, मिला जुला। ठीक है ना। आई कैसे बनता है? यदि अ घन ए हो या आई हो, इससे क्या बन गया हमारा? आई बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो ओ है अ घन उ, ये बन जाता है हमारा ओ। ये कैसे बनता है ये जब हम संधि पढ़ेंगे वहां बिल्कुल आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये जो संयुक्त या मिश्रित स्वर हैं ये कौन कौन से होते हैं और बनते कैसे हैं। और जो औ है, औ बनता है अ घन ओ के योग से। ठीक है। इसलिए हमने इनको क्या कह दिया? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। और दीर्घ स्वर ये संध्या स्वर हैं सारे 7 और ये मूल स्वर हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। साथ साथ जो भी आपको बताया जाए आप लिखते चलें। ठीक। यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? हमारे स्वर के 2 भेद हैं हम मानते हैं, मूल स्वर और संध्या स्वर। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखिए जो हम पढ़ते आ रहे हैं मात्रा के आधार पर हमने 3 भेद इसके पढ़ते आ रहे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये छोटी कक्षाओं में भी है जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वहां मात्रा के आधार पर? पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो है वो प्लुत स्वर। ठीक है। ये मात्रा के आधार पर है। ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, एचएससी ने परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि मात्रा के आधार पर जो है वो स्वर के कितने भेद हैं। तो मात्रा के आधार पर हमने कितने करने हैं? 3 करने हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने करने हैं? 2 करने हैं, मूल स्वर और संध्या स्वर। और मात्रा के आधार पर 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अब इनका जो दूसरा नाम है वो भी समझ लीजिए। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है। अब एक मात्रिक क्यों कहा? जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना। जो भी अंश लगा, हमें जो भी भाग लगता है उसे मात्रा बोल देते हैं। हमने उच्चारण किया अ, है ना, एक मात्रा का समय लगा अ। इसी प्रकार से ई, उ और री, ये जो 4 हैं ये क्या हैं? हमारे ह्रस्व स्वर हैं जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, या यूं कह लीजिए जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर जो हैं वो समझिए आप, इसको हम द्विमात्रिक भी बोलते हैं। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में द्विमात्रा का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक जी।
ये 7 और 4 कितने हो गए हमारे 11। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक, एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर, द्विमात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर। एक ही बात है सब, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात आती है हमारी प्लुत स्वर की। देखिए इसको हम त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक, मान लिया हम कहते हैं ओम, ऐसा हमने उच्चारण किया ओम, है ना, ये उच्चारण कर दिया हमने ओम। तो ओम जो है वो ना तो ह्रस्व है ना दीर्घ है, उसको हम क्या मानेंगे, प्लुत, यानी ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है इसमें। या यूं कहिए कि जिस स्वर का उच्चारण करने में त्रिमात्रा, 3 मात्राओं का समय, 3 मात्रा का समय लगता है वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। जैसे कोई रोता है, जब रोते हैं ना थोड़ा लंबा स्वर चलता है, या कोई हंसता है, वो ये क्या है, हमारे प्लुत स्वर होते हैं, उसको हम प्लुत ही मानेंगे। रोना, हंसना या ओम का उच्चारण, किसी को आवाज लगाना, है ना, चिल्लाना एक लंबे स्वर में, मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे मात्रा के आधार पर, आपने इसको लिख लेना है साथ साथ कि मात्रा के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं, 3 प्रकार के, जो उसका भेद 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं वो आपने यहां पर समझ लिया है। इसके बाद जो बात करेंगे हम, वो करेंगे हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर, यानी किसी भी स्वर का उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा है उसकी स्थिति कैसे रहेगी, उसके आधार पर हम यहां पर करेंगे। जिह्वा की स्थिति के आधार पर अब देखिए, जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी 3 होते हैं, मात्रा के आधार पर भी 3 होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। उनके नाम आप ध्यान से लिखने, उनको याद कर लें। अग्र स्वर, अग्र स्वर होते क्या हैं, कहते किसको हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जो जिह्वा है, जो उसका अगला भाग है वो सक्रिय रहता है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, हमारी जिह्वा का अगला भाग वो सक्रिय रहेगा, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से वो स्वर हैं उसको समझ लेते हैं हम। एक तो है हमारा ई, ए, आई और री। ये जो है ना पांचों, ये क्या है, हमारे अग्र स्वर है। ठीक है, इनको जब उच्चारण करेंगे ना, ई, ए, आई और री, तो हमारी जो जिह्वा है उसका जो अग्र भाग है, अगला हिस्सा है, वो ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए क्या नाम रख दिया इनका, अग्र स्वर। ठीक, मध्य क्या होता है, जो सबका प्यारा सबका लाडला कौन है, अ, ये क्या हो गया, मध्य स्वर हो गया। पश्च स्वर क्या है, देखिए उ, ओ और औ। ठीक है, ये क्या है, हमारे पश्च स्वर है। ठीक है, और इसमें हम आ भी ले लेते हैं, आ। ठीक है, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 और 1 ये है 11, हो गया 11 स्वरों का विभाजन। किस आधार पर हुआ, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। इसमें मध्य स्वर में हमारी जो जिह्वा है ना, उसका मध्य भाग वो थोड़ा सक्रिय रहता है, यानी यूं कह सकते हैं कि स्थिर रहेगी जिह्वा।
ठीक है। और पश्च में क्या होता है, जो जिह्वा का पिछला भाग है, पश्च भाग है, वो ज्यादा सक्रिय रहता है। उच्चारण करके आप देख सकते हैं, आ हमारी जिह्वा खींचती है, ऊ ओ औ, इस प्रकार से। और अगर आपको इनको और आसानी से समझना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका ना उल्ट विपरीत लिख दें हम, कैसे, देखिए पश्च मध्य और अग्र, ठीक है। अब मध्य में क्या लिखना हमने, अ लिखना है, ठीक है। अ यहां आ गया और आ यहां लिख लें, एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अ आ, उसके बाद क्या आता है, ई और ई, यही आता है जी। उसके बाद ऊ और ऊ, और यहां हो जाएगा ए आई, ये हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, ओ औ, और बच गया क्या हमारा, री। इस प्रकार से हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी इसको विपरीत लिख लें, पश्च मध्य अग्र। अ यहां लिख दें, बीच में सेंटर में रहेगा वो तो केंद्र में, और आ यहां हो गया, ई और ई, ऊ ए ऐ, ओ औ और री। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि अग्र कौन कौन से स्वर हैं, मध्य कौन कौन से हैं और पश्च कौन कौन से हैं। अग्र में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहेगा, मध्य में वो स्थिर रहेगी, और पश्च में पिछला हिस्सा जो है उसका ज्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो ये जो थे जिह्वा की स्थिति के आधार पर कि जिनका उच्चारण करने के लिए, इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए जिह्वा जो है वो क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रयत्न की। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है, हमारे मुख में जो स्वर तंत्रियां हैं, किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करेंगे, वो जो भी प्रयास करती हैं, जो भी बल लगाती हैं, उसे हम प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अगर स्वरों का विभाजन किया जाए तो वो 4 प्रकार से हो सकता है। मैं लिख देता हूं, आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से 4, वो आपको नाम याद होने चाहिए। देखिए संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। ये जो हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को हमने विभाजन कर दिया 4 प्रकार से। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको हमें समझना है, ठीक है। तो यहां हो जाता है हमारा ई, ऊ और री। ये किसके अंतर्गत आते हैं, संवृत। ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि संवृत जो हैं वो स्वर वो कौन कौन से हैं, ई, ऊ और री, ठीक है। अर्ध संवृत में कौन कौन से आएंगे, ए और ओ। ये जो हैं ये अर्ध संवृत में आते हैं। यहां मुख जैसा है वैसा ही रहता है इनके उच्चारण में, ई ज्यादा अंतर नहीं होता उसमें। इसमें मुख आधा जो है वो बंद रहता है, ए ओ आधा बंद रहेगा, ठीक है। विवृत में क्या होता है, हमारा जो मुख है ना वो पूरा थोड़ा खुल जाता है, जैसे आ ऐसे उच्चारण है आ, तो इसे हम क्या कहेंगे, आ को विवृत कहेंगे। और जो अर्धविवृत है वो हो जाएगा हमारा आई और औ, ठीक। ये हो गए हमारे 5, 8,
9 और 2 11। इस प्रकार से ये आभ्यंतर प्रतन के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। ठीक है, 4 प्रकार से। इसको आपने समझना है और इसको लिख लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम जाति के आधार पर भी इनका विभाजन हम करते हैं। जाति के आधार पर, अब जाति का अर्थ क्या है? देखिए, जाति के आधार पर यहां भी स्वरों का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से होगा। पहला है सजातीय और दूसरा है विजातीय। विजातीय, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो अपनी ही जाति का है वो सजातीय है, जो दूसरी जाति का वो विजातीय है ना। तो इसका एक अन्य नाम भी है सुवर्ण, सुवर्ण वर्ण। जब संधि करेंगे ना वहां ये सब काम आने वाले हैं आपके, इनके बिना जो है संधि संभव ही नहीं है। तो स्वर्ण वर्ण यानी अपनी ही जाति के कौन कौन से होते हैं? आ, एक जैसे बोलने में दिखने में, ई ऊ ऊ, ठीक है जी, री और री, ये सजातीय हैं। यानी इनका जो उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रतन है वो एक समान होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? सजातीय होते हैं। उच्चारण स्थान भी और आभ्यंतर प्रतन भी इनके एक जैसे होते हैं, इन्हें कहते हैं हम सजातीय। और जो विजातीय हैं इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रतन वो भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं हमारे, ये बनेंगे हमारे ए, आई, ओ और औ। ठीक, इनका जो है आभ्यंतर प्रतन और उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रतन एक समान है। तो ये क्या हो गए हमारे सजातीय और ये हो गए हमारे विजातीय। ठीक, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रतन एक समान हो उन्हें हम सजातीय कहते हैं, और जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रतन भिन्न भिन्न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। असवर्ण भी इनको बोल सकते हैं, असवर्ण, ये स्वर्ण है ये असवर्ण है। ठीक है, ये किसके आधार पर है? हमारे जाति के आधार पर। 2 भेद हमने इसके कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम रहेगा वो रहेगा प्रकृति के या स्वभाव के आधार पर। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुनासिक, अब अनुनासिक का दूसरा नाम निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है, यानी जो सारे स्वर हैं वो अनुनासिक ही हैं, निर्नुनासिक ही हैं। मैं बात करूं यहां अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये जो सारे स्वर हैं 11, इनको हम अनुनासिक निर्नुनासिक कहते हैं। क्यों? जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से हो, जब हम उच्चारण करेंगे ना, इनका जो उच्चारण होगा मुख से होगा हमारे अ, आ, ई, तो इनको हमने क्या कह दिया? अनुनासिक या निर्नुनासिक। एक ही बात है, चाहे अनुनासिक कहिए चाहे निर्नुनासिक कहिए। ठीक, और जो दूसरा भेद है इसका वो क्या है? अनुनासिक। थोड़ा देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा ही अंतर है, एक न का अंतर कह लीजिए आप। अनुनासिक और अनुनासिक,
अनुनासिक क्या होता है? यही सारे स्वर अनुनासिक कब बनेंगे? जब इन सब के साथ अनुनासिक का चिन्ह लग जाएगा, या यूं कहिए आप परिभाषा इसकी, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है ना, मुख और नासिका दोनों से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो क्या होंगे? अनुनासिक। यानी सारे जो ये हैं हमारे स्वर, ये अनुनासिक कब बनेंगे? ये चिन्ह के साथ बन जाएंगे। जैसे इस प्रकार से हम बोलते हैं, यानी उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो रहा है तो क्या कहेंगे? अनुनासिक। और केवल मुख से हो रहा है, जैसे साधारण सामान्य लिखते हैं हम आ, तो अनुनासिक। ठीक है, इसको लिख लें ई। और देखिए ये जो है ये मात्रा है ऊपर, तो इसको भी हम अनुनासिक मानेंगे। यहां इसको हम अनुस्वार नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वर के साथ क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। उसकी जो प्रकृति है वो अनुनासिक की, वो स्वर होता है। ऊ है ऊ, रिंग, ए, आई, ओ और औ। ये जो हैं हमारे, ये क्या हैं? अनुनासिक हैं। यानी जिनका स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वे अनुनासिक हैं, और जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वे हैं अनुनासिक। ठीक है, तो ये जो सारे स्वरों का विभाजन है किस किस आधार पर, किस किस प्रकार से हम इनका करते हैं, है ना, उसको हमने इस कक्षा में सारा करने का प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता कि यदि किसी भी परीक्षा में स्वर से संबंधित अगर कोई प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। चाहे आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, क्या पूछता है? अग्रस्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं, यही बातें तो करते हैं। संवृत स्वर कौन कौन से हैं, स्वर्ण वर्ण किन्हें कहते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन, ये सारी बातें परीक्षाओं में, ये जो प्रश्न है ना, इनसे संबंधित सारे प्रश्न आए हुए हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम ये पता नहीं प्रश्न कहाँ से पूछ लिया। ये बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार मैं एक बात कहता हूँ, देखिए धैर्य रखना जरूरी है और विस्तार से पढ़ना जरूरी है। आप 10 बार मत पढ़िए, आप किसी विषय को एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लीजिए, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आप सभी के जो है उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ, और इसी के साथ मैं आज की ये कक्षा जो है यहीं पर संपन्न होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।